तो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 9 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू पेडागोजी के जबरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले ऑल माय डियर एस्पिरेंट, एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और नॉट, टेल मी इन द चैट सेक्शन। और उसके बाद से आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज देख सकते हैं सीटेट उर्दू पेडागोजी के अंदर हम सभी लोग जो टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। और उस टॉपिक को समझने के बाद मैं आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि मारूजी सवालात भी कराने वाली हूँ। तो वो टॉपिक आखिर है क्या? रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि सुनने और बोलने का किरदार भाषा शिक्षण में, यानी कि ज़बान की तदरीस में, ज़बान की नशोनुमा में, यानी कि ज़बान के विकास में, भाषा के विकास में सुनने और बोलने की भूमिका, उसके किरदार के बारे में आपको समझना है। और इससे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उर्दू पेडागोजी के अंदर, वो सारे सवालात भी मैं आप सभी लोगों को आज ही इस एक ही वीडियो में करा देने वाली हूँ, ताकि टॉपिक समझ जाए, थ्योरी प्लस लॉजिक एंड ट्रिक के साथ समझ जाए टॉपिक को, और उसके बाद इसे इन द लास्ट एमसीक्यूज करा दिया जाए, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन उर्दू पेडागोजी में पूछे गए हैं सीटेट में। तो रेडी हैं आप सभी लोग? आर यू रेडी? जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए, एक बार वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए, सभी को बुलाइए एक बार। ऑल ओके है ना? एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ, थोड़ा आप सभी लोग लाइक करके और शेयर कीजिए जल्दी से, और बुलाइए सभी को। क्या बात है, सभी लोग आ चुके हैं, वेरी गुड। एक बार वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिए। मैंने आपसे 12th में पढ़कर 90 स्कोर किया था, अब सीटेट में पढ़ रहा हूँ। क्या बात है साहिल जी। और उस वक्त ज़्यादातर फोकस, जब आज से 3 साल पहले की बात है, तो 12th और 10th पर ही ज़्यादा फोकस था, लेकिन अब ज़्यादा एंट्रेंस लेवल की तैयारी कराई जा रही है, और खुद का एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल ही है। तो आप सभी लोग आ जाइए जल्दी से। और इस बार भी सीटेट क्वालिफाई करना है, और उर्दू में 30 में 30 सही करना है। सीटेट उर्दू में 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 में 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस हो, और एक भी क्लास आप हमारा ना छोड़े तो ये कंफर्म है। क्योंकि जो 15 क्वेश्चन लैंग्वेज कंप्रेशन से पूछता है, गद्यांश पद्यांश, यानी कि इक्तबास दे देगा, इबारत और शेर, तो उससे तो आप आसानी से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। और रही बात पेडागोजी के अंदर जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी की क्लास में करा रही हूँ, और पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद पूरा मिक्सअप करके जो है ना, हम सभी लोग करेंगे सारा का सारा कंप्लीट 30-30 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीटेट उर्दू पेडागोजी के पिछले साल के सवाल, और कैसे कैसे पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ऑन एंड ओनली एमसीक्यूज हो जाएगा। सिर्फ एक बार ये पेडागोजी ख़त्म होने दीजिए, यानी कि सिलेबस ख़त्म तो होने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। वीडियो को आप सभी लोगों ने लाइक कर दिया है? जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू डैट डू शेयर एंड डू लाइक। क्या बात है, तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। आज के इस टॉपिक का नाम, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है, टॉपिक का नाम है जबान की नशोनुमा। नशोनुमा का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। नशोनुमा का मतलब होता है विकास, यानी कि भाषा के विकास में सुनने और बोलने का किरदार। किरदार यानी कि भूमिका। क्या है भूमिका? रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन लैंग्वेज टीचिंग।
क्या है भूमिका, यही आपको जानना है जबान की नशोनुमा में। अब आराम से समझते चलिए। यस, हैशटैग बिस्मिल्लाह हम आज हमने भूल गई, मैं भूल गई। और क्या बात है, आप सभी लोग आग लगाकर हैशटैग बिस्मिल्लाह लिख रहे हैं। तो चलिए अगेन हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ आज के इस क्लास की शुरुआत। तो जबान की नशोनुमा में सुनने और बोलने के किरदार यानी कि भूमिका पर आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। और क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज मारूजी सवालात में कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लीजिए, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, भाषा के विकास में यानी कि इस जबान की नशोनुमा में सुनने और बोलने की भूमिका, ये टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आप सुनने की भूमिका, क्योंकि जबानी जो महारतें हैं, जबानी महारतें कितने हैं बताइए? लैंग्वेज स्किल्स 4, LSRW, तू वो पढ़ लिख, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसी सीक्वेंस में है ना। तो सबसे पहला अगर बात पहले नंबर पर कौन आता है तो वो है लिसनिंग, यानी कि जो सबसे पहली महारत है वो है सुनने की महारत। और जबान की विकास में, अगर जबान की नशोनुमा में देखी जाए तो स्टार्टिंग यानी कि जो बुनियादी मरहला होता है, जहाँ से जबान भाषा की कौशल की शुरुआत होती है, वो है सुनना। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो सुन सुन कर ही सीखता है, सबसे ज़्यादा वो सुनता है। छोटे छोटे बच्चे को आप देखे होंगे, एकदम बढ़िया से उनको कपड़ा पहना करके और बैठा देते हैं, और सभी लोग बोलते हैं तो जो इधर बोलेगा इधर सुनेगा, फिर इधर सुनेगा, तो फिर दोनों जन बोलेंगे, दोनों तरफ घूम घूम कर सुनेगा। यानी कि सिर्फ बातों को पहले सुनता है और सुन करके नकल करके बोलने की कोशिश करता है, इमिटेट करके। ठीक, वो सुनता है कि बोल लो, जितना बोलना है बोल लो, तुम्हारा तो वक्त है, हमारा दौर आएगा, हम बोलेंगे तो तुम लोगों को सुनना पड़ेगा। तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं और सुन करके इमिटेट करने की बोलने की कोशिश करते हैं। यानी कि जबान की जो महारत है, भाषा के कौशल के विकास की शुरुआत सुनने से होती है। ठीक है, तो सुनने का किरदार जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है, सुनने का अमल जबान की आमोजिश की बुनियाद है। क्या है? बुनियाद, यानी कि आधार है। जबान जो बच्चा सीखता है, भाषा सीखने का आधार है सुनना। बिना सुने वो जो है ना बोल ही नहीं सकता है, ये कहा गया है। बच्चा सबसे पहले सुनता है और सुन करके बोलने की कोशिश करता है। घर वाले बोलते हैं या फिर टीचर स्कूल में बोलते हैं, तो उन चीज़ों को जूम कीजिए। नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार बताइए, साफ नहीं दिख रहा है? चलिए मैं जूम कर देती हूँ इसको, लीजिए, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? ठीक है, तो सुनने का अमल जबान की आमोजिश की बुनियाद है। सबसे पहले बच्चा सुनता है और सुन करके बोलने की कोशिश करता है। जबानी महारतें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। दूसरी महारतों की नशोनुमा में भी मददगार होता है। यहाँ पर सुनने की भूमिका बताई जा रही है जबान की आमोजिश, यानी कि जबान सीखने की काम में, क्रिया में। तो दूसरी महारतों की नशोनुमा में भी मददगार, क्योंकि सुनने से ही दूसरी महारत LSRW की अगर बात की जाए तो सुनने के बाद बच्चा बोलता है, यानी कि स्पीकिंग स्किल्स, फिर रीडिंग स्किल, और उसके बाद से राइटिंग स्किल। तो पहले सुनेगा तो ही तो वो स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल, ये सारे की सारे जो दूसरी महारत है ना, उसमें उसका भी विकास होगा, उसमें भी नशोनुमा होगी। तो वही कहा जा रहा है कि दूसरी महारतों के नशोनुमा में भी मददगार होता है। बच्चा सुन करके बोलने की कोशिश करता है, यानी कि फिर सुनता है और बोलता है, यानी कि जो दूसरी महारत है बोलने की, स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की महारत, उसका भी विकास होता है। फिर लिखता है, लिखने का भी विकास होता है, और फिर पढ़ता है, पढ़ने में भी विकास होता है, पढ़ने की कौशल में भी विकास होता है। तो लिखने की कौशल, बोलने की कौशल और
पढ़ने की कौशल, जो दूसरी महारतें हैं यानी कि दूसरे कौशल हैं, उसमें विकास होता है जब बच्चा सुनता है। तो सुनने की ये भूमिका, दूसरी भूमिका। उसके बाद से यहाँ पर क्या कहा गया है कि बच्चा नकल करके बोलने की कोशिश करता है। ये तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया। बच्चा सबसे पहले सुनता है कि घर वाले क्या बोल रहे हैं, हमारे टीचर क्या बोल रहे हैं, और यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर आप उस्ताद हैं तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि सही तलफ़ुज़ के साथ बोलना पड़ेगा लफ्ज़ों को, क्योंकि बच्चा जैसा सुनता है वैसे ही इमिटेट यानी कि नकल करके बोलने की कोशिश करता है। तो एज अ टीचर आपको सही प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ के साथ बोलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, नकल करके बोलने की कोशिश करता है बच्चा। और अगर फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें यानी कि जो उसकी मादरी ज़ुबान है, मातृभाषा, बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसकी पैदाइश होती है, और जो भाषा परिवार वाले बोल रहे होते हैं, ख़ानदान वाले बोल रहे होते हैं, वही भाषा सुन सुन करके वो बोलना सीख जाता है। मान लीजिए भोजपुरी सीख गया, ठीक है, और उसके बाद से जब वो स्कूल में जाता है तो जो दूसरी ज़ुबान सीखता है, जैसे कि हिंदी सीखता है, इंग्लिश सीखता है, उर्दू सीखता है, तो वो हो जाएगी दूसरी ज़ुबान, लेकिन मादरी ज़ुबान तो उसकी भोजपुरी है। तो जो बच्चा घर में ही अपने बिना मेहनत के ही सिर्फ सुन सुनकर, परिवार वाले बोल रहे थे और सुन सुन के सीख गया और उसे पता भी नहीं चला, तो वो हो गई मादरी ज़ुबान, यानी कि वहाँ पर ज़बान की हुसूलियाबी हो गई, यानी कि उसने भाषा को अर्जित कर लिया, बिन उसे पता भी नहीं और उसने भाषा को सीख लिया, भोजपुरी ज़बान सीख लिया। यहाँ पर वही बात की जा रही है कि बच्चा नकल करके सीख लेता है और उसे पता भी नहीं चलता है। तलफ़ुज़ से मुतालिक नकाइस को दूर करके सही तलफ़ुज़ की महारत, सुनने का ये चौथा भूमिका है यानी कि किरदार, कि सुनने से बच्चा क्या करता है, तलफ़ुज़ से मुतालिक नकाइस को दूर करके सही तलफ़ुज़ की महारत उसमें डेवलप होती है। सुनने से क्या होगा, किस लफ्ज़ को क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, जो वो गलत पढ़ रहा था, जो नुक्स थी यानी कि नकाइस, जो भी गलती वो कर रहा था तलफ़ुज़ में, उस गलती को सुधार करेगा यानी कि नकाइस को दूर करके, और सही तलफ़ुज़ की महारत उसमें डेवलप होगी। सुनेगा बच्चा तभी पता चलेगा कि इस लफ्ज़ को क्या पढ़ा जाता है, इसे किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से उच्चारित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप टीचर हैं तो आप जिस लफ्ज़ को जैसा पढ़ेंगे तो उसे तो लगेगा कि आप टीचर हैं, आप तो सही बोलेंगे, आप गलती नहीं करेंगे। तो बिल्कुल हूबहू आप जैसा बोलेंगे जिस लफ्ज़ को, बिल्कुल हूबहू वो भी उसी के साथ उस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करेगा, यानी कि तलफ़ुज़ उसका धीरे धीरे सुधरेगा, तो आप सही तरीके से बोलेंगे एज अ टीचर, ठीक है। तो तलफ़ुज़ से मुतालिक नकाइस को दूर करता है, अपनी गलतियों को दूर करके, नुक्स को दूर करके सही तलफ़ुज़ की महारत उसमें डेवलप होती है, उसकी नशोनुमा होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि सुनने का किरदार एक और भी है, यानी कि सुनने की भूमिका एक और भी है। वो क्या, कि ज़ख़ीरा अल्फाज और ज़बान की नशोनुमा में इजाफा होता है। सुनने से क्या होता है, बच्चा जब सुनता है तो इससे एक और फ़ायदा होता है, इसकी एक और भूमिका है, इसका एक और किरदार है कि ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि जो वोकेबलरी है, शब्दावली, उसका भंडार लग जाता है बच्चों में। यानी कि सुनने से ज़ख़ीरा अल्फाज का मतलब होता है शब्दावली, वोकेबलरी, शब्दावली। और लोग उर्दू ज़बान लोगों को क्यों टफ लगता है, क्योंकि उर्दू ज़बान के वोकेबलरी यानी कि उनकी शब्दावली ही नहीं है उनके अंदर। इस वजह से उर्दू के जितने भी शब्द हैं, हर एक शब्द का अर्थ यानी कि मीनिंग, मानी पता होनी चाहिए। हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू के कौन कौन से लफ्ज़ हैं, तो वही क्या है, शब्दावली यानी कि वोकेबलरी का भंडार, हर एक चीज़ों को उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक। तो ये सुनने की एक और भूमिका है कि ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि अगर बच्चा इंग्लिश सुनेगा तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मान लीजिए ये कलम है तो कलम को क्या कहते हैं, घड़ी को क्या करते हैं, कढ़ाई को क्या कहते हैं, किचन का जितना भी सामान है, बेलन को क्या कहते हैं, आटे को क्या कहते हैं, आटे गूंदने को क्या कहते हैं। तो अगर इंग्लिश भाषा में सुनता है, इंग्लिश भाषा को वो सुनता है, तो इंग्लिश भाषा सीखेगा, यानी कि इंग्लिश भाषा की वोकेबलरी, शब्दावली उसके पास होगी,
कि इस चीज को हम इंग्लिश में ये कहते हैं। अगर उर्दू भाषा को वो सुनता है, जितना ज़्यादा हो सके उर्दू भाषा में वो अपना समय देता है और ज़्यादातर उर्दू भाषा को वो सुनता है, तो उर्दू भाषा में जितने भी वोकेबलरी यानी कि शब्दावली उसका भंडार होगा। किस शब्द को उर्दू में क्या कहते हैं, किस चीज़ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो उसके अंदर शब्दावली यानी कि वोकेबलरी का भंडार होगा। ठीक है। और ज़बान की नशोनुमा में इजाफा होगा। इस तरीके से ज़बान में क्या होगा, विकास यानी कि नशोनुमा होगी। ठीक। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर क्या है, वोकेबलरी। सुनने से वोकेबलरी यानी कि शब्दावली का भंडार होता है बच्चे में। जब तक बच्चे के अंदर शब्दावली नहीं है, शब्दावली का भंडार नहीं है, तब तक बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाएगा। ठीक है। ज़बान की नशोनुमा नहीं होगी, वही यहाँ पर कहा गया है। ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि सुनने से ज़ख़ीरा अल्फाज वोकेबलरी शब्दावली का भंडार लगता है बच्चे में। किसको उर्दू में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये बच्चे को पता चलता है। फिर आगे क्या कहा गया है, आवाज़ की तफरीह का बेहतरीन ज़रिया। सुनना जो है ना, इसको कहा गया है कि आवाज़ की तफरीह का बेहतरीन ज़रिया है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है ना, उसको तफरीह यानी कि मनोरंजन के तौर पर सुनते हैं। जो आवाज़ सुनते हैं तो उसको मनोरंजन के तौर पर सुनते हैं, और वही कहा गया है कि आवाज़ की तफरीह का यह बेहतरीन ज़रिया है। सुनना जो है ना, आवाज़ के मनोरंजन का एक बेहतरीन आधार है, ज़रिया है, जिसके ज़रिए बच्चा आसानी से इंटरटेनमेंट के साथ सुन भी लेता है। ज़्यादा प्रेशराइज बच्चे को होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंटरटेनमेंट के साथ सुन भी लेता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है उसको अपनी ज़िंदगी में उतार भी लेता है। इस शब्द को क्या कहेंगे, इस शब्द को हिंदी में क्या कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे। ठीक है। उतार चढ़ाव बच्चा सीखता है, क्योंकि जब सुनेगा तो कैसे आप बात कर रहे हैं या फिर लोग कैसे बात कर रहे हैं, ये सुनता है बच्चा। और आवाज़ की उतार चढ़ाव को समझता है। जैसे कि पीके मूवी में आप लोग देखे होंगे, आमिर खान बोलता है कि लहजा अलग होता है, इस गोले पर सभी लोग अलग ही हैं। एक अच्छा बोलने का तरीका होता है, अगर गुस्सा है तो अच्छा, कुछ चीज़ समझ में आ गया तो अच्छा, और फिर डांटना है, अच्छा हमको सिखाता है। तो ये अच्छा बोलने का अलग अलग तरीका होता है, यानी कि आवाज़ के उतार चढ़ाव को बच्चा समझता है, गुस्से को समझता है, नाराज़गी को समझता है, डांट को समझता है, खुशी यानी कि प्रसन्नता को समझता है। ठीक। तो ये सारी बात कही गई है। आगे देखिए, सुनने के और क्या फायदे हैं यानी कि भूमिका देखिए। तालीमी अमल के लिए बुनियाद फराहम करता है। बिल्कुल, आप पढ़ेंगे तालीमी अमल यानी कि बच्चे को जो आप पढ़ाएंगे तो तालीमी अमल के लिए बुनियाद यही डालता है। बच्चा सुन करके सीखता है। ठीक है। बिना बोले आप कैसे बच्चे को पढ़ा लेंगे। ठीक है। तो बच्चा सुनता है, और तालीमी अमल में यानी कि जो आप शैक्षणिक क्रिया करेंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे, तालीम देंगे, तो उसमें ये सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप बोलते हैं एज अ टीचर और बच्चा सुनता है और सुन करके तालीम हासिल करता है। ये नेक्स्ट किरदार। फिर है अगला भूमिका, जज्बात और ख्यालात की समझ। बात तो बिल्कुल सही है, बच्चा सुनेगा तभी उसके अंदर जज्बात और ख्यालात की समझ पैदा होगी। आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या जज्बात है, ख्यालात है, बच्चा सुन करके ही समझता है। ठीक है। और ख़ुद के ख्यालात और जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी ज़रूरी है कि बच्चा सुने कि कैसे अपने बातों को रखा जाता है सही तरीके से। ठीक है। वही यहाँ पर कहा गया है कि नज़रियात, तसव्वुरात, ख्यालात और हक़ाइक़ की समझ। सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, बच्चा सुन करके ही समझेगा। उसके नज़रियात को, उसके तसव्वुरात को, उसके ख्यालात को, और वो क्या कहना चाहता है, उसके हक़ाइक़ यानी कि हकीकत को सुन करके ही सीखता है। ये बात कहा गया। और लोगों के दरमियान बाहमी रवाब्त, ठीक है, पारस्परिक संबंध बाहर के लोगों से सुनने के जरिए ही होती है। सुनेगा, लोगों के जज्बात को समझेगा, ख्यालात, नज़रियात को समझेगा, हकीकत को समझेगा, उसके बाद से अपनी बात रखेगा। ठीक है। यही यहाँ पर बात की, उतार चढ़ाव को बच्चा समझता है ना, तो खुद कैसे बात करनी है, खुद कैसे बोलना है, ये सुनने से ही पता चलता है। ठीक है। अपने बातों को कितने प्रॉपर तरीके से रखें, वजन के साथ, ये उसे सुनने से ही पता चलता है। ये बात यहाँ पर कही गई है।
अब देखिए आगे 12th का आगे का क्लास कब होगा मैम? एमडी गुफरान जी, वो तो आपन एकेडमी पर होगा और बहुत जल्द उसका क्लास आपको देखने को मिलेगा। उसमें एमसीक्यूज अब कराया जाएगा क्योंकि सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ज़बानी काम ज़बान की बेहतर आमोजिश की बुनियाद है। अगला ये पॉइंट कहा गया है, यानी कि आप अगर बच्चों के अंदर ज़बान की आमोजिश यानी कि भाषा सिखाना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़बानी काम करवाइए, यानी कि वैसे काम करवाइए जिसमें भाषा की ज़रूरत पड़े, यानी कि भाषाई काम करवाइए। अगर बच्चों के अंदर भाषा की कौशल डेवलप करना चाहते हैं, नशोनुमा करना चाहते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या कीजिए, बच्चों से भाषाई काम करवाइए। अब वो भाषाई काम क्या हो सकती है? ज़बानी काम जिसमें ज़बान की ज़रूरत पड़े, जैसे कि दोहराने की मश्क कराना। बच्चा कहानी पढ़ रहा है फिर उससे बोलिए दोहराने के लिए जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करवाइए। प्रैक्टिस करवाना है, दोहराने की मश्क कराना यानी कि प्रैक्टिस करवाना। बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चा बार बार बोलेगा तो प्रैक्टिस होगा। फिर यहाँ पर सवालात पूछना, आप सवाल पूछिए बच्चों से। जब आप सवाल पूछेंगे तो बच्चे को बोलना पड़ेगा। तो ज़बानी काम जो है ना जितना ज़्यादा हो सके आप कराएंगे। जब आपको बच्चों के अंदर भाषाई कौशल विकसित करना है, यानी कि ज़बानी महारत की नशोनुमा करनी है, तब आप ये ज़बानी काम करवाएंगे। ठीक है मैम, उर्दू अनुवादक का क्लास क्यों नहीं कराएं? उर्दू अनुवादक का क्लास तो चल रहा है, आज नहीं चला था क्योंकि मैं एक दिन अब्सेंट कर करके उर्दू अनुवादक का क्लास करा रही हूँ। कल चला था सुबह 8 बजे, आज नहीं चला लेकिन फिर कल चलेगा। एक दिन अब्सेंट कर करके चला रही हूँ क्योंकि थोड़ी समय की भी किल्लत है यहाँ पे। ठीक है चलिए देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, सवालात पूछना है। आप सवाल बच्चों से पूछेंगे और बच्चा जवाब देगा, यानी कि उसको बोलने की जरूरत पड़ी। देखिए यहाँ पर एक सवाल और पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि आप फ्यूचर के टीचर हैं। तो बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि बच्चा जो है, प्राइमरी लेवल की ही बात कर रही हूँ, 1 to 5 के बीच, बच्चा जो है वो हेजिटेशन के साथ बोल रहा है, यानी कि वो शर्मा रहा है, बोलने में शर्मा रहा है। तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? बच्चा बोल नहीं पा रहा है सही तरीके से, यानी कि उसके अंदर नफ्सियाती यानी कि साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो नहीं बोल रहा है, शर्मा रहा है, या फिर ठीक से हेजिटेशन के हिचकिचा करके बोल रहा है, सही से नहीं बोल रहा है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे एज अ टीचर? मैं बताती हूँ। देखिए आप उस वक्त पता है क्या करेंगे, सभी बच्चे हैं और जो बच्चा शर्मा रहा है, हिचकिचा रहा है, बोलने में सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है, उसके अंदर बोलने की नशोनुमा नहीं हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आप उससे खड़ा कराइए और सवाल पूछिए। तो सबसे आसान सवाल पूछिए उससे ताकि वो आसानी से जवाब दे। जब वो जवाब देगा ना, तो ऑफ कोर्स जब आप आसान सवाल पूछे हैं तो जवाब वो तो दे ही देगा, तो उसकी थोड़ी वहां पर प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट सवाल पूछिए। इस तरीके से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत मिलेगी कि अच्छा हम सही बता दे रहे हैं। और इस तरीके से क्या होगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे ये जो हिचकिचाहट थी, जो बोल नहीं पा रहा था ठीक से, शर्मा रहा था, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सवाल पूछेगी, सीटेट में पूछेगा भी। ठीक, देखिए यहाँ पर उसको कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो प्यार से समझाएंगे। तनु फातिमा जी, जो मैंने अभी बताया ये करना है। सभी बच्चे हैं और जो बच्चा हिचकिचा रहा है और ठीक से नहीं बोल पा रहा है, शर्म आ रही है, तो उसे खड़ा कराइए और आप सबसे आसान सवाल पूछिए। और जब सबसे आसान सवाल पूछेंगी तो वो बच्चा जवाब दे देगा। जब देगा तो उसकी थोड़ी प्रशंसा कीजिए ताकि उसको भी लगे कि हम बाकी बच्चों की तरह हैं, हम भी जवाब दे पा रहे हैं, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है।
और फिर अगली बार थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पूछिए, फिर उसे नहीं आ रहा है तो फिर वहां पर आप बताएंगी। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जब बच्चा पढ़ने के दौरान, वो तो खैर पढ़ने, अभी यहाँ पर सुनने और बोलने की बात चल रही है, पढ़ने वाला जो है ना वो अलग से मैं बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, सवालात पूछना, उसके बाद से रोल प्ले कराना। रोल प्ले करवाएंगे आप, यानी कि ड्रामे वगैरह होते हैं ना, तो बच्चा जब रोल प्ले करता है, ड्रामे करता है, तो उसे स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है। और स्क्रिप्ट याद करना, उसी हाव भाव के साथ बोलना, परफेक्ट बोलना, सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के साथ बोलना। तो इससे क्या होता है, जबानी जब आप काम करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, सुनेगा बच्चा और सुन करके बोलने की कोशिश करेगा। आप बताएंगे कि ऐसे बोलना है। ड्रामा जो रोल प्ले करवाया जाता है और बच्चा ड्रामा करता है, तो उससे क्या होता है, बोलने की नशोनुमा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सही तरीके से पूरे हाव भाव के साथ बच्चा बोलता है। फिर यहाँ पर एक्शन करना, बच्चों से एक्शन कराना, फिल्म या चार्ट दिखाना, ये कहा गया है। और उसके बाद से कहानी सुनना और दोहराना, यानी कि बच्चा कहानी पढ़ करके सुनाएगा और फिर उसे दोहराएगा। ये प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कहा गया है ज़बानी कवायद की मश्क कराना। लास्ट में जो ज़बानी भाषा का ग्रामर है, जैसे कि उर्दू कवायद है, तो उसकी लास्ट में प्रैक्टिस करवा देंगे, क्योंकि फिर एनसीएफ 2005 जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें क्या कहा गया है कि बच्चों को अलग से कवायद नहीं पढ़ाना है। जो आप भाषा पढ़ा रहे हैं, जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसी में लास्ट में आपको क्या करना है, ज़बानी कवायद की मश्क करा देनी है। लगे हाथ कवायद यानी कि ग्रामर भी पढ़ा देना है, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हम कवायद पढ़ रहे हैं, और उसे पता भी ना चले और वो कवायद सीख जाए, ग्रामर सीख जाए। तो इन द लास्ट आप उसे ज़बानी कवायद की मश्क करा दीजिए, प्रैक्टिस करा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, बोलने की नशोनुमा और सुनने से होगी। जबानी काम करवाएंगे तो बेहतरीन आमोजिश की ये बुनियाद है जबानी काम। ये सारी बात हो गई। अब देखिए आगे, तो पहले के जमाने में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बहुत मार खाए हैं आप लोग। हम लोग का जो स्कूली लाइफ था वो बहुत अभी बदलाव हुआ है ना। अभी देखेंगे तो जिस तरीके से पहले से सरकारी स्कूल का जो सिस्टम था, बहुत थोड़ा बदलाव हुआ है, और ये बहुत सालों के बाद बदलाव हुआ है। ये जो बदलाव अभी धीरे धीरे हो रहा है ना, जैसे कि अभी जो है ना टीचर्स टाइम पर आ रहे हैं, और अभी भी उतना अच्छे तरीके से सरकारी स्कूल में अगर जा करके देखेंगे, अभी भी उतना सिस्टम मजबूत नहीं हुआ है अगर देखा जाए तो। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अब बोलने की किरदार यानी कि बोलने की भूमिका जबान की नशोनुमा में यानी कि विकास में। तो देखिए बोलने की यहाँ पर भूमिका बताई गई है कि तलफ़ुज़ सीखने के साथ कवायद और मानी के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ होता है बच्चा। बच्चा बोलेगा तो बोलने का क्या किरदार है, भूमिका क्या है। जब बच्चा बोलेगा तो तलफ़ुज़ सीखने के साथ साथ, क्योंकि स्पीक कम्स टू स्पीक, स्पीक्स कम्स टू स्पीक, यानी कि बोलना बोलने से आती है। आप मान लीजिए यूट्यूब पर सर्च किए कि साइकिल कैसे चलाते हैं या फिर कार कैसे चलाते हैं, और सिर्फ आप विजुअली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कर नहीं रहे हैं, तो क्या आप कार चलाना सीख जाएंगे या फिर साइकिल मोटरसाइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो उसी तरीके से बच्चा सिर्फ सुन ही रहा है, बोल नहीं रहा है, तो वो कभी नहीं सीख सकता है बोलना। स्पीक्स कम्स टू स्पीक, बोलना बोलने से आती है। उसी तरीके से लिखना लिखने से आती है, और पढ़ना पढ़ने से आती है। जो भी आप काम करना चाहते हैं वो करेंगे तभी वो आएगी। ठीक है, तो अगर आप, यही बताया गया है कि अगर आप कार चलाना मोबाइल पर सर्च करते हैं कि कार कैसे चलाएं, तो आप सिर्फ देख लेंगे समझ लेंगे तो थोड़ा ना हो जाएगा, आपको प्रैक्टिकली वो करके देखना पड़ेगा। उसी तरीके से बच्चा सिर्फ सुनेगा तो उसे बोलना नहीं आएगा, बोलेगा तब बोलना आएगा। तो बोलने का किरदार है कि बोलने से बच्चा का तलफ़ुज़ सही होता है, यानी कि बच्चा तलफ़ुज़ सीखने के साथ साथ कवायद और मानी के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ होता है, कैसे सजा करके बोलना है, कवायद का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है,
ठीक है, किस तरीके से जुमलों को सजा करके हम बोलेंगे, प्रॉपर पैटर्न क्या होना चाहिए। देखते हैं बच्चा जब स्टार्टिंग में बोलना शुरू करता है तो शॉर्ट कॉर्ड बोलता है। वो मुज़क्कर और मुअन्नस समझता ही नहीं है। लड़की रहती है तो बोलती है मैं जाऊंगा, मैं मेला जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मम्मी मैं खाऊंगा। लड़की हो करके उसे खुद नहीं पता हो रहा होता है कि वो क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करती है, अपनी भावनाएं दिखाती है। और जितना हो सकता है बच्चा शॉर्टकट में बोलने की कोशिश करता है। पहले बच्चा शॉर्टकट बोलता है। जैसे कि अगर हमने ये कहा, बच्चे को बोलना ये है कि अब्बू आप आइए और ये खाना खाइए, तो वो शॉर्टकट में क्या बोलेगा बच्चा, अब्बू खाना, अब्बू खाना। यानी कि अब्बू को बोल रहा है अब्बू खाना, यानी कि अब्बू खाना खा लीजिए। तो पहले शॉर्टकट बोलने की कोशिश करता है, और तब धीरे धीरे वो सुनता है कि लोग कैसे बोल रहे हैं, और हम लोग खुद बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बोलना है, बोलो अब्बू खाना बन गया है और आकर खा लीजिए। तब उसी तरीके से बच्चा नकल करके बोलने की कोशिश करता है, अब्बू खाना बन गया है आकर के खा लीजिए। तो वो प्रॉपर तरीके से पहले शॉर्टकट बोलता है और फिर धीरे धीरे सुनते सुनते वो सही तरतीब सीख जाता है। यानी कि कवायद और मानी के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब सीख जाता है और प्रॉपर अच्छे तरीके से बोलना शुरू कर देता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। जी मैम, मेरी 2 साल की है मेरी बेटी। अच्छा, और सही नहीं बोल पा रही है। यस, इस तरह से बच्चा वही बात है अनुकरण करना, यानी कि इमिटेट करना, नकल करके बोलने की कोशिश करती है। यही बात यहाँ पर कहा गया है। हमारी भी कजन है, वो जेंडर ही नहीं समझती है, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस। वो लड़की है और अब बोलती है कि मैं खाऊंगा, मैं भी मेला जाऊंगा। तो ये सारी, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा गया है कि बोलने की भूमिका क्या है, कि मुनासिब समाजी सियाक के मुताबिक गुफ्तगू सिखाना। यानी कि सामाजिक क्रियाओं द्वारा, आप कह सकते हैं मुनासिब सामाजिक सियाक के मुताबिक गुफ्तगू, समाज में लोग कैसे बात कर रहे हैं ये बच्चा सुनेगा और उसी हिसाब से बोलने की कोशिश। क्योंकि बच्चा घर पर बोल लेता है, स्कूल में बोल लेता है, बट समाज में कैसी बात करनी है ये उसे पता होनी चाहिए। तो मुनासिब समाजी सियाक के मुताबिक गुफ्तगू सिखाना, बच्चा क्या करता है, समाज में लोग कैसे बात करते हैं ये देखेगा, तो समाज में कैसे बात करनी है ये सीखेगा। ये समाजी ताल्लुकात, यानी कि समाज से संबंध जोड़ता है। किस तरीके से, किस लहजे में बात करने, उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए। क्योंकि समाज में बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है एक बच्चे के लिए। घर पर बात कर लेता है ठीक है, लेकिन समाज में लोगों के बीच कैसे अपनी राय रखनी है, अपने मशवरे, अपने बात रखने हैं, तो कैसे रखेगा बच्चा। इसमें इस चीज की क्या होती है, नशोनुमा होती है बोलने से ही। ठीक है, और फिर आगे कहा गया है कि जबान के लब व लहजे, नशीब व फिराद से वाकिफ होता है। उतार चढ़ाव बोलने के दौरान आपकी आवाज की कैसी होनी चाहिए ये बच्चे को पता चलता है। यानी कि लब व लहजा कैसा होना चाहिए, जबान की नशीब व फिराज, उतार चढ़ाव कैसी होनी चाहिए, ये सही तरीके से बच्चा सीखता है बोल कर ही। तो ये बोलने की भूमिका बताई जा रही है कि बोलने का किरदार क्या है, बोलने से ये सारी चीज़ें सीखता है। जज्बात व ख्यालात का इजहार करता है, जिस तरीके से लोगों को सुनता है बोलते हुए कि लोग कैसे अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और ख़ास तौर से टीचर्स को सबसे ज़्यादा बच्चा देख करके नकल करने की कोशिश करता है, ये याद रखिएगा। तो आप एक टीचर बनेंगे तो आप अपने किरदार को बहुत बढ़िया बना करके रखिएगा। यानी कि तलफ़ुज़ आपका सही होना चाहिए, सही तरीके से बोलना है, क्योंकि हूबहू आपका ही बच्चा कॉपी करेगा, एकदम इमिटेट करेगा आपका ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जज्बात व ख्यालात का इजहार बोलेगा बच्चा, और अपने ख्यालात जज्बात जो भी वो कहना चाहता है वो कहेगा। ये अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करेगा, अपने सोच और विचार को सामने वाले इंसान के आगे रखेगा पूरे लब व लहजे और नशीब व फिराज के साथ। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर बात की गई है कि जबान की रवानी की नशोनुमा खुशसूबी से बातचीत और
सहल गुफ्तगू की आमोजिश। बोलने से क्या होता है, बोलने से एक और फायदा, बोलने का किरदार यानी कि भूमिका यह है कि जबान की रवानी की नशोनुमा होती है। जितना ज्यादा बच्चा बोलेगा, बोलने की कोशिश करेगा सही तरीके से, उतनी ही तेजी से जबान की रवानी उसमें आएगी। सही तरीके से बोलने की रवानी, जबान की रवानी उसमें डेवलप होगी, यानी कि नशोनुमा होगा। खुश असलूबी से बातचीत करेगा, अच्छे तरीके से अपने बात को रखेगा। सहल गुफ्तगू की आमोजिश, आसानी से वो बातचीत कर पाएगा लोगों से, ये बात ये कहा गया है। मैम आमोजिश का मतलब क्या होता है? आमोजिश का मतलब होता है अधिगम यानी कि सीखना, जबान की आमोजिश यानी कि भाषा सीखना। ठीक है, ये अगला टॉपिक हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी। अगला टॉपिक यही है और बहुत लंबा है और सीटेट उर्दू पेडागोजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। उससे पहले ये हम लोग कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं स्पेशल क्लास के जरिए आप लोगों को समझाऊंगी। ये कहा गया है जबान के काम यानी कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कितने हैं, तो यहाँ पर जो है ना 3 बताए गए हैं, जबान यानी कि भाषा के 3 काम। पहला है तरसील का वसीला, भाषा जो है ना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तरसील का वसीला है। बिना भाषा के आप अपने ख्यालात जज्बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको बात कहनी है तो आप किसके जरिए कहेंगे? भाषा के जरिए। कुछ भी बोलेंगे तो वो कोई ना कोई भाषा होगी, या तो भोजपुरी होगी, नहीं तो हिंदी, नहीं तो उर्दू, नहीं तो इंग्लिश, नहीं तो कन्नड़, नहीं तो पंजाबी, नहीं तो उड़िया, नहीं तो बंगला, कोई ना भाषा होगी। आप लोग कहेंगे ठीक है मैम हम नहीं बोलेंगे, हम इशारा करके ही बात को समझा सकते हैं। तो इशारा भी क्या है? वो भी तो जबान है, इशारे की जबान। ठीक है, एक बोलने की जबान होती है जो भाषा, यानी कि वो भी क्या है? भाषा है, इशारे की भाषा होती है। एक अलामती जुबान होता है, यानी कि जो इस तरह से आप देखे होंगे क्रॉस लिखा रहता है, क्रॉस। तो ये भी क्या है? एक भाषा ही है जिसके जरिए आप दूसरों के ख्यालात को समझते हैं। अगर मोड़ा है साइड तो तीर लगाएगा ऐसे, बोर्ड आप देखे होंगे, तो ये क्या है? अलामत है, इधर जाना है, या फिर ऐसे लगा दिया इधर जाना है, टेढ़ा मेढ़ा दिखाना है तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाएगा। तो ये भी क्या है? ये अलामत की जबान है। और अगर आप इशारा करते हैं वो भी जबान ही है, इशारों की जबान। भूख लगी है तो आप बताते हैं, आप क्या करते हैं? इशारा करके बताते हैं मुझे भूख लगी है। या फिर प्यास लगी है तो आप पानी, अगर आप बोलते नहीं है तो इशारा तो करेंगे ना, तो इशारा भी जबान है। अलामत के जरिए यानी कि चिन्ह के जरिए अपने ख्यालात और जज्बात यानी कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, वो भी क्या है? वो भी अलामत की ही जबान है, इशारे की जबान। और एक हम लोग जो बोलते हैं वो भी एक जबान ही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ ए बॉडी इन ए सिचुएशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है ना वो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जबान तरसील का वसीला है, यानी कम्युनिकेशन करेंगे तो आप जो है सबसे ज्यादा जरूरी जबान है। जबान के बगैर आप कर ही नहीं सकते हैं कम्युनिकेशन। तो ये पहला जबानी काम, ये पहला काम है, यानी कि जबान क्या है? तरसील का वसीला है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट आप कर ही नहीं सकते हैं बिना जबान के। बोलेंगे तो वो भी जबान है, इशारा करेंगे वो भी जबान ही है, चिन्ह सिंबल डालेंगे वो भी जबान ही है, अलामत की जबान। तो बिना भाषा के आप कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा काम तफक्कुर का वसीला, यानी कि यहाँ पर कहा गया है मीडियम ऑफ थॉट्स। आप अपने सोच और विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के सोच और विचार को गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो किसके जरिए? जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, भाषा के जरिए, कोई ना कोई भाषा के जरिए ही आप बोलेंगे अपने सोच और विचार, यानी कि तफक्कुर का वसीला मीडियम जबानी है। तीसरा सकाफती तबादला, सकाफती तबादला का मतलब होता है मीडियम ऑफ कल्चर, संस्कृति। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, जबान व सकाफत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। यहाँ पर सकाफती तबादला जो है ना, मीडियम ऑफ कल्चर, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जबान, यानी कि कल्चर को,
जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको बनाए रखने का काम ज़बान करता है। सोचिए, हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कानूनी शरीयत पढ़ते हैं, या फिर संविधान पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कोई भी ज़बान, और अपने भारत के इतिहास या फिर किसी भी देश की इतिहास, हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो वो कोई ना कोई ज़बान में ही तो लिखी गई है ना। जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो चलता चला आ रहा है और वो बना हुआ है अभी तक, क्योंकि उस चीज़ को लिख दिया गया है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है, ज़बान और सकाफत एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। भाषा और सकाफत यानी कि संस्कृति, भाषा और संस्कृति ये एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, यानी कि एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। अगर भाषा नहीं है तो संस्कृति भी नहीं है। संस्कृति जो बनी हुई है, ये सकाफत बनी हुई है भाषा की वजह से, क्योंकि भारत की संस्कृति जो पुरानी है उसको लिखा गया है किसी न किसी भाषा में। आप उर्दू में पढ़ेंगे, उर्दू में समझेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में, उड़िया में, जिस भी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ेंगे। तो ये जो संस्कृति यानी कि सकाफत है, किसके वजह से है? तो ज़बान की वजह से। और ध्यान रहे, दोनों को लाजिम मलजूम क्यों बताया गया है? क्योंकि अगर ज़बान ना रहे तो संस्कृति नहीं रहेगी, यानी कि सकाफत नहीं रहेगा, और संस्कृति ना रहेगी तो ज़बान भी नहीं रहेगा। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, यानी कि लाजिम और मलजूम। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि ज़बान ही वह वसीला है जो मुख्तलिफ कौमों की तारीख, यानी कि विभिन्न देश और विदेश की तारीख, यानी कि इतिहास, तहजीब व सकाफत, सभ्यता और संस्कृति, और किरदार व जज्बात को महफूज और आने वाली नस्लों को सुपर्द करने का काम करती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ये ज़बान ही वह वसीला है, वह आधार है जो अलग अलग देश और विदेश की तारीख, यानी कि इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने का काम करती है और आने वाली नस्लों को देने का काम करती है। अच्छा, आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, 2500 साल पहले क्या हुआ, आज से 4000 साल पहले क्या हुआ, ये कैसे हमें पता चलता है? सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब जो आप पढ़ते हैं, अलग अलग देश, अलग अलग विदेश के बारे में जो उन सभ्यता और संस्कृति को पढ़ते हैं, वो कैसे पता चलता है? कहीं ना कहीं रिटन फॉर्म में है, लिखा गया है। कुछ जो है ना हमें विजुअली देखने को मिला है, पहले के ज़माने के हांडी, पहले के ज़माने के ईंट पत्थर जो भी है, तो वो चीज़ देखने को मिली है जिसे म्यूजियम में रखा गया है, और साथ में कुछ चीज़ें लिखी भी गई हैं, तो वो लिखी गई हैं तो हमें पढ़ करके पता चलता है। तो यही वो चीज़ है, यानी कि ज़बान क्या है? जो देश है ना, देश के सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ी को देने का काम करता है। जैसे कि अभी हम लोग न्यू जनरेशन के हैं, या फिर हमारे आने वाली जो नस्लें होंगी, पीढ़ी होंगी, वो क्या करेंगी? वो आज से 1000 साल पहले, या फिर अभी क्या हुआ था, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या होता, ये चीज़ पढ़ेंगी। यानी कि आने वाली नस्लों को एक तरह से सौंपने का काम करती है। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता और संस्कृति को, ये जो ज़बान है, भाषा, आने वाली नस्लों को सौंपने का काम करती है, पीढ़ी को सौंपने का काम करती है, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें पढ़ेंगे कि पिछले ज़माने में क्या हुआ था, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, आज से 50 साल पहले क्या हुआ था, आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहा गया है कि ज़बान और सकाफत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एनी डाउट? किसी भी तरह का कोई भी डाउट तो नहीं है? तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। बताइए, तो भाषा के विकास में, यानी कि ज़बान की नशोनुमा में, सुनने और बोलने का किरदार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। LSRW में अलग से आप लोगों को सुनने और बोलने का किरदार स्पेशली पढ़ाया गया और बताया गया है। ये दोनों सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। बच्चा सुनेगा तभी बोलेगा, और बोलना बोलने से आती है, लिखना लिखने से आएगी, और पढ़ना पढ़ने से आएगी। ठीक है, ये बात कही गई है। तो ये ज़बान के 3 काम थे। पहला तरसील का वसीला, तफक्कुर का वसीला, और सकाफती तबादला, यानी कि मीडियम ऑफ कल्चर।
यानी कि सकाफत संस्कृति को बनाए रखने का काम करती है जबान। सोच और विचार को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम जबान। तरसील का वसीला यानी कि कम्युनिकेशन का जो आधार है जबान। ये तीन इसके मेनली काम बताए गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। आर यू रेडी फॉर एमसीक्यूज यानी कि मारूजी सवालात के लिए आप लोग तैयार हैं? तो एक बार लिख करके बताइए, आर यू रेडी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आर यू रेडी फॉर एमसीक्यूज यानी कि मारूजी सवालात। मारूजी सवालात यानी कि एमसीक्यूज के लिए रेडी, आर यू? मैम आज ही पूरा समझा दीजिएगा, हो तो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जरा कर लेते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। लीजिए सबसे पहला सवाल, लेकिन उससे पहले वीडियो को आपने लाइक किया है? जरा मैं देखूं, वीडियो के लाइक की संख्या बहुत कम है। एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, तब आपके सामने सबसे पहला सवाल तो आ चुका है, दूसरा सवाल तभी आएगा। देखिए सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्न ऑन द स्क्रीन, कि जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि ऑप्शन ए में है तुलबा साथ में मिलकर काम जल्द खत्म कर देंगे। बी में दिया हुआ है कि यह उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहिदे से मुश्किल है। सी में दिया है इस तरह के बामानी, बा और मानी, यहाँ पर बामानी रहेगा, इस तरह के बामानी काम से तुलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते हैं। डी में दिया है यह तुलबा में ज्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबकती जज्बे के हौसला अफजाई करते हैं। क्या होगा? सी। क्या बात है, एकदम जबरदस्त आंसर है, खतरनाक, बिल्कुल सही जवाब। पहले क्वेश्चन का आंसर एकदम खतरनाक तरीके से आप लोग दिए, एकदम जबरदस्त, एब्सोल्युटली राइट आंसर, परफेक्ट, इनक्रेडिबल, माइंड ब्लोइंग, जो भी मैं कहूँ वो कम ही है। जबान का जो उस्ताद है यानी कि टीचर, जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि तलबा साथ में मिलकर काम जल्दी खत्म कर देंगे, ये नहीं। ग्रुप में काम इसलिए दिया जाता है ताकि इस तरह के बामानी काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन यानी कि एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनका रिलेशन अच्छा होता है, संबंध अच्छा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
हेलो, चलिए ठीक है। अब आवाज आ रही है आप सभी लोगों तक? देखिए, तो ये इसका तो ऑप्शन नंबर सी तो हो गया था ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर कि छठी जमात का तालिब इल्म तलफ्फुज की गलतियां करता है। किस चीज की गलती करता है? छठी क्लास का तालिब इल्म है, 6 क्लास का, तलफ्फुज की गलतियां करता है। उस्ताद उसकी मदद कर सकता है। कैसे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत कर दीजिए। ठीक है। बी में दिया है, गलती करते ही बच्चों को रोक कर उसकी इस्लाह कर दीजिए, यानी कि उसको सही बता दीजिए, सुधार दीजिए। या फिर सी में दिया है, बच्चा जब यह काम मुकम्मल कर ले तो उसको सही तलफ्फुज बता दीजिए। और नहीं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, रोल प्ले करवा दीजिए, रोल प्ले कीजिए। क्या लगता है आपको? सी और डी, सी और डी, क्या बात है। मैं नाम ले लूं? और यहाँ पर लगातार मोहम्मद उबैद, गुलशन आरा एंड नाज शेख, वेरी गुड। गजाला भी बिल्कुल सही बता रही हैं। चलिए, शबाब, शिफा, वेरी गुड। जो लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, मैं देख रही हूँ सी और डी सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि छठी जमात का तालिब इल्म है, 6 क्लास का, और तलफ्फुज की गलतियां कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ठीक नहीं है। तो आप उस्ताद के तौर पर उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत तो नहीं करेंगे। गलती करते ही बच्चों को रोक कर उसकी इस्लाह नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बच्चा जब यह काम मुकम्मल कर ले तब उसको सही तलफ्फुज बताएंगे। जब बच्चा काम मुकम्मल कर लेगा ना, तब आप उसे बताएंगे। और लगना भी नहीं चाहिए कि उसने गलती किया है। आप ऐसे बताएंगे कि उसे एहसास भी ना हो इस चीज़ का, और उसे उस लफ्ज़ का सही तलफ्फुज पता चल जाए, उच्चारण पता चल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है और कौमी तालीमी पॉलिसी में भी कहा गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो लोग सी लगा रहे थे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज झैल में से कौन आमुज़गारों में पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग देने के मकसद में शामिल नहीं है? पढ़ने की सलाहियत को बढ़ावा देने के मकसद में शामिल नहीं है। ए में है मतन की कुरात के दौरान इस्तिंबात करना, बी में है मतन को साबका मालूमात से जोड़ना, सी में है अल्फाज व इक्तबास के मानी समझना, और डी में दिया है उस्ताद के बाद दोहराते हुए बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। तो पढ़ने की सलाहियत को बढ़ावा देने के मकसद में शामिल नहीं है पूछ रहा है, यानी कि पढ़ने की सलाहियत, क्षमता को जो बढ़ावा न देता हो। तो उस्ताद के बाद दोहराते हुए बाआवाज़ अगर बच्चा पढ़ रहा है, ये तो पढ़ने की सलाहियत को बढ़ावा देगा, यानी कि डी नहीं होगा। अल्फाज और इक्तबास के मानी समझना, ये भी तो देगा एक तरह से पढ़ने की सलाहियत में फरोग, यानी कि बढ़ावा। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। मतन को साबका मालूमात से जोड़ना, पहले से जो बच्चा उसको पता है और उसको आप क्या कर रहे हैं, साबका मालूमात से जोड़ रहे हैं और समझा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। बट यहाँ पर मतन की कुरात के दौरान इस्तिंबात करना, ये हो जाएगा। ये कहा गया है मालूम से नामालूम की तरफ। तो यहाँ पर आप बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, थ्योरी को समझा रहे हैं। ये पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग देने के मकसद में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्राइमरी क्लास में उस्ताद को बच्चों को सवाल पूछने के लिए ए में है हौसला अफजाई करनी चाहिए, बी में है हौसला शिकनी करनी चाहिए, सी में है सजा देनी चाहिए, या फिर डी में है कभी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो प्राइमरी क्लास का बच्चा है और वो सवाल अगर पूछना चाहता है, तो सवाल पूछने के लिए आप उस्ताद के तौर पर उसकी हौसला अफजाई करेंगे, जो भी डाउट है वो पूछ सके आसानी से, ये आपको करना है। तो इसका तो खैर ऑप्शन नंबर ए धड़ाधड़ आप लोग बता ही देंगे।
हौसला शिकनी नहीं, और हौसला शिकनी यानी कि हौसला में कमी नहीं, ये तो होगा नहीं कभी भी। बच्चे को बढ़ावा देना है कि जो भी डाउट है वो आसानी से आपसे पूछ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदरजा झैल, थोड़ा गलत टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा चलते रहता है उर्दू टाइपिंग में। मंदरजा झैल में से कौन सी ज़बानी महारत की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी है यानी कि गतिविधि है? किस चीज़ की? तो ज़बानी महारत यानी कि भाषाई कौशल डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो आप एज अ टीचर कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, कौन सी गतिविधि करवाएंगे? अब यहाँ पर आप बताइए। ए में है नज्म पढ़ना, बी में है क्लास में रोल प्ले कराना, सी में है बहस व मुबाहसा का मुकाबला मुनाकिद कराना, और डी में है तकरीर का मुकाबला मुनक्किद कराना। अब यहाँ पर कहेंगे रोल प्ले करवाना, ठीक है। अब यहाँ पर कहेंगे क्लास में रोल प्ले करवाएंगे तो बच्चे के अंदर भाषा का विकास होगा, क्योंकि हूबहू पूरे लव व लहजे के साथ उसे बोलना पड़ेगा, पूरे फीलिंग्स और एक्सप्रेशन के साथ सही स्क्रिप्ट याद करके सही बोलना होगा। अगला सवाल है कि ज़बान की क्लास में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि ए में है अखलाकियात की तालीम होती है, बी में है तफरीह का दिलचस्प माखज है, सी में है उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है, और डी में है ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। बताइए इसका क्या होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, तफरीह का दिलचस्प माखज। यहाँ पर सवाल पूछा है कहानी को लेकर के। अभी जो मैंने आपको बताया वो सुनना जो है ना, आवाज का, वो आवाज की तफरीह का एक जरिया मैंने बताया था। सुनना क्या है, सुनने से बच्चा जो है ना वो एंटरटेनमेंट के साथ सुन भी लेता है, और जो इम्पोर्टेंट लफ्ज है उसको अपने जीवन में उतार भी लेता है, जिंदगी में उतार लेता है। यानी कि सुनना आवाज ये तफरीह का बेहतरीन जरिया है। बट यहाँ पर कहानी सुनाने की बात की जा रही है। जबान की क्लास में कहानी सुनाने की एक बड़ी अहमियत है क्योंकि ए में है अखलाकियात की तालीम, नहीं ये तो नैतिकता तो होगा नहीं। बी में तफरीह का दिलचस्प माखज, नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। और उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है, बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा, कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत इसलिए है कि कहानी में जितने भी लफ्ज यूज होते हैं ना वो डेली लाइफ में यूज होने वाले लफ्ज होते हैं। बच्चे का कहानी अगर आप देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों वाली कहानी, बढ़िया बढ़िया शब्द दिए रहते, उसमें लफ्ज दिए रहते जिसको बच्चा अपने डेली लाइफ में यूज भी करता है कहानी सुनेगा तो जबान जो है ना पूरी इकाई के तौर पर मौजूद होती है कहानी में, उसमें कवायद की भी कोई गलती नहीं होती है, और जबान भाषा जो है पूरी इकाई के तौर पर मौजूद होती है। इस वजह से ये कहानी की बड़ी अहमियत है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है? यानी कि सबसे कम अहम यानी कि कम महत्वपूर्ण गतिविधि, कम महत्वपूर्ण एक्टिविटी कौन सी है? उनकी ज़बान में कहानी सुनाना, बी में उस्ताद के बाद कहानी दोहराना, सी में है किसी हादसे का बयान, और डी में है किसी चीज़ की वजाहत। तो उनकी ज़बान में कहानी सुनाना ये तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सबसे कम अहम सरगर्मी यानी कि जो सबसे कम ज़रूरी है, सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है? किसी चीज़ की वजाहत, ये भी तो ठीक ही है, ये भी नहीं होगा। किसी हादसे का बयान भी कर रहे हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, बच्चा ध्यान से सुनता है उस टॉपिक को। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे कम अहम यही हो जाएगा, उस्ताद के बाद कहानी दोहराना। ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जबान की चारों महारतों के अलावा किसका शुमार जबान की महारत में होता है? जबान की 4 महारत है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन चारों के अलावा कौन सी एक और महारत है जिसका शुमार ज़ुबानी महारतों में होता है, शामिल किया जाता है? ए में है गौर व फिक्र की महारत, बी में है मुताले की महारत, सी में है तख्लीकी महारत और डी में है तरसीली महारत। तख्लीकी यानी कि रचनात्मक कौशल और तरसीली यानी कि वही कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन, यस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो महारत है, ये जो कौशल है, ये जो स्किल है, ये चारों स्किल्स में से, चारों तो ये स्किल है यानी कि चारों महारत है, इसके अलावा ये पांचवी, इसको जोड़ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाज बच्चे क्लासरूम में गलतियों के खौफ से नहीं बोलते या बोलने से कतराते हैं। कतराते हैं, यह एक रुकावट है किस चीज की? ए में है तबाई, बी में है नफसियाती, सी में है माहौलियाती और डी में है समाजी। तबाई यानी कि भौतिक, नफसियाती यानी कि मनोवैज्ञानिक, माहौलियाती यानी कि पर्यावरणीय, समाजी यानी कि सामाजिक। कौन सी रुकावट है ये? बाज बच्चे क्लासरूम में गलतियों की खौफ से नहीं बोलते हैं या फिर बोलने से वो कतराते हैं, डरते हैं। तो ये किस चीज की रुकावट है? तो ये एक नफसियाती यानी कि साइकोलॉजिकल रुकावट आप कहेंगे, मनोवैज्ञानिक रुकावट है। ऑप्शन, भौतिक रुकावट तो होगा नहीं और पर्यावरणीय रुकावट तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, सी तो बिल्कुल। पर्यावरणीय रुकावट कैसे हो जाएगा? माहौलियाती, ये नफसियाती यानी कि बच्चों के अंदर ये डर है। नफसियात यानी कि साइकोलॉजी, जो कि मन और व्यवहार के बारे में ही आपको बताता है, जो इंसान कैसे, उनके मन और व्यवहार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दिमाग कैसे काम करता है, हर एक सवालों का जवाब जो हम लोग सोचते हैं और जो हम लोग बोलते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, ये सब कुछ कैसे हो जाता है, इंसान का मन कैसे काम करता है, ये सब कुछ आप नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, और ये सारा का सारा आप देखेंगे अलग बिहेवियर, और जिसको लोग भूत चुड़ैल कहते हैं, अचानक अलग टाइप का हरकत करने लगना, तो वो भी साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। वो मन और व्यवहार में कुछ डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से वो अलग पागल टाइप का हरकत करने लगता है। ठीक है, तो जिसे गाँव देहात में भूत और चुड़ैल कहते हैं, और ज़्यादातर औरतों को ये देखने को मिलता है, वो बाल खोल करके और पूरा भूत खेलना शुरू कर देती हैं। तो वो कुछ, वो क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो भी क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो नफ्सियाती, नफ्सियात में ही ये सब कुछ आता है। और बच्चा खौफ से नहीं बोल रहा है, इसका मतलब रुकावट है, नफ्सियाती रुकावट, उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा और एज अ टीचर आप उसमें सुधार करेंगे, उसकी नशोनुमा करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्लास में शर्मीले तालिब इल्म में खुद एतमादी यानी कि खुद पर भरोसा पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने का मौका फराहम करेंगे जो जवाबात जानते हैं, जो वो जानते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी जो मैं अभी बता रही थी कि कुछ ऐसे तालिब हैं इल्म है जो शर्माते हैं या फिर वो हिचकिचाते हैं, तो उनको बोलने के लिए उनके अंदर खुद एतमादी यानी कि खुद पर भरोसा कायम करने के लिए आप क्या करेंगे? उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के मौके देंगे, कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे या फिर कोई ऐसा टॉपिक देंगे जिसका जवाब वो पहले से जान रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। एंड फाइनली टुडेज क्लास इज ओवर। आज का ये क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएंगे। और आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। कल वाला पीडीएफ मैंने डाल दिया था, आप लोग शिकायत नहीं करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। कल वाला पीडीएफ मिला है ना? आज की इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं, और शेयर कर देना है। और चैनल पर जो लोग नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आज का ये क्लास कैसा रहा। क्लास ये 11 था,
11वां क्लास, इसके पहले सीटेट का 10 क्लास हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देख लेंगे। हर एक टॉपिक को फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हुए, और एमसीक्यूज भी मैं करा दे रही हूँ, और बाकी थ्योरी जब खत्म हो जाएगा सिलेबस तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही करेंगे हम लोग। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिख करके ज़रूर जाएंगे कि आज का ये क्लास कैसा रहा, जो चीज़ें आप लोगों को समझाई गई समझ में आई कि नहीं, ताकि हमें भी संतुष्टि मिले कि चीज़ें मैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यार भरा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। सीटेट उर्दू बाय मुस्कान मैम, जो भी आप अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा चीज़ें समझ में आई है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट भी है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, समझ में आया है या फिर नहीं आया है, सारी की सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अदर टॉपिक के साथ। शाम के 4 बजे वाले क्लास में भी मिलेंगे। जो कार्यालय परिचारी का, जितने भी कार्यालय परिचारी वाले एस्पिरेंट हैं वो शाम को 4 बजे मिलेंगे हिंदी के क्लास में। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।